गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस पेपर 2 से, अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से पढ़ेंगे टी FPTP। बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में इलेक्शंस का फेस्टिवल शुरू हो चुका है, तो हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये सिस्टम होता क्या है और इंडिया में इसको क्यों लागू किया गया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि WHO ने फाइनली पैथोजेंस की डेफिनेशन डिसाइड कर दी है। कई साल से डेफिनेशन के ऊपर बातचीत चल रही थी और फाइनली डिसाइड कर लिया है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये ज़्यादातर मैं बोलूँगा आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा नजर आ रहा है। उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर टैक्स सेक्शन दिया हुआ था। ये कल वाले पेपर में था बेसिकली, और मैंने सोचा भी था इसको करूंगा, कल कवर कर हो नहीं पाया। आज इसको हम लोग कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टॉपिक है इकोनॉमी का, बट फिर भी ये जानेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम क्यों हो रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के उससे क्या रिलेशन होता है, टोटल इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन होता है, और हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में क्या फ़र्क है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आर्टिकल मैं सबसे बाद में करूंगा क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है। उसके अलावा कॉफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक द हिंदू बिजनेस लाइन आर्टिकल से उठाया है। उसके अलावा लोन वुल्फ अटैक, ये टॉपिक हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था, पहली बार इस टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। और लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, अभी ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हुआ, पेरिस में हुआ था, ओस्लो में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये कई बार आपको ऐसे अटैक्स नजर आते हैं जहाँ पे एक अकेला पर्सन भीड़ के ऊपर अटैक कर देता है, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह में। तो ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है, ये एडिटोरियल द हिंदू का नहीं है, ये भी द हिंदू बिजनेस लाइन का एडिटोरियल है। लेकिन पहले इसको हम लोग ने कवर नहीं किया है कभी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से, बहुत ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लोन वुल्फ अटैक इतने कम क्यों होते हैं, इंडिया वुलनरेबल क्यों है, कौन से स्टेप हम लोग ले सकते हैं, पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है आपके मेंस के परस्पेक्टिव से। तो आपके जो नोट्स हैं ना जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी वाले, वहाँ पे भी आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो यही हो रहा है भाई देश में। तो अभी तो इलेक्शन ही चल रहा है ना, और चलेगा अभी तो पूरा महीना नेक्स्ट चलेगा। जून के महीने में 4 जून को काउंटिंग होगी, रिजल्ट वगैरह आएगा। तो अभी तो अलग अलग फेज में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो ओवर हो चुका है, 62% टर्न ओवर हुआ है, मतलब लोगों ने वोट किया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। बिहार में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, दिस वाज अराउंड 48% ओनली। बाकी तो जगह पे ठीक ठाक ही हुआ है। नागालैंड के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी वोट नहीं डाला गया अनफॉर्चुनेटली। मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं वायलेंस भी देखने को मिला है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात वही है कि जब लार्ज नंबर में जब लोग आते हैं वोट करने के लिए, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोग बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए वोट देने के लिए। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है मान लो 10 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इनको जीतने का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम मानते हैं कि ये आदमी जो है वो विनर है। कई बार आपने देखा होगा कि 20% वोट लेने वाला कैंडिडेट भी जो है वो जीत जाता है, कभी कभी 30% वाला, कभी कभी 35%, कभी कभी 39%। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, मोस्टली डेमोक्रेसी के अंदर लगभग लगभग यही मॉडल फॉलो किया जाता है। तो जिसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये इसको कहा जाता है। आपको ना बेसिक से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि भाई एक रेस है, एक ट्रैक है। उस ट्रैक के ऊपर जो है कुछ कुछ लोग हैं जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है फिनिशिंग लाइन यहाँ पे है। अब ये लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं, और ये सपोज करिए 200 मीटर का दौड़ आप लगा रहे हो। अब ये जो एक आदमी यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगा, उसको कोई आपने टाइम नहीं दिया हुआ है। आपने ये नहीं कहा है कि भैया जो आदमी 15 सेकंड में या 20 सेकंड में रेस कंप्लीट करेगा उसे हम लोग विनर डिक्लेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो आदमी यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगा, इन कंपैरिजन टू अदर्स, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मान लो दो रेस हो रही हैं। पहली रेस में ये आदमी यहाँ पे 20 सेकंड में पहुंचा, बाकी लोगों ने 20 सेकंड से ज्यादा समय लिया, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर। 20 सेकंड वाला विनर हो जाएगा।
दूसरे केस में भी जो है रनिंग करने वाले लोग दौड़ रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पहुंचा वो 10 मिनट में पहुंचा। अभी भी ट्रैक 200 मीटर का ही है, लेकिन वो दौड़े ही नहीं, आराम आराम से चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 10 मिनट में एक आदमी यहाँ पे पहुंचा, बाकी लोग जो है 11 12 15 मिनट में पहुंचे। यहाँ पे 10 मिनट वाले को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप विनर हो। सोच के देखिए, सेम ट्रैक है, सेम ही नंबर ऑफ रनर्स वहां पे हैं। पहले केस में 20 सेकंड वाला विनर है, दूसरे केस में 10 मिनट वाला विनर है। क्योंकि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसने कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट हार्ड क्राइटेरिया नहीं है कि जो इतने नंबर लेगा वही विनर होगा। आप यूपीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा देख सकते हो। कभी कभी 52% वाला भी सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी 50% वाला, कभी कभी 47% वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। सेम रैंक आ रहा है दोनों लोगों का। ऑल इंडिया टॉपर्स को आप देख लो, कभी कभी 52% वाला हो जाता है, कभी 55% वाला ऑल इंडिया टॉपर हो जाता है। तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी यही होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मान के चलिए 100 वोट्स हैं, और वहां पे जो है 3 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसमें से एक कैंडिडेट को सपोज करिए आप 40 सीट्स मिली, वोट मिली। दूसरे कैंडिडेट को सपोज करिए यहाँ पे 35 सीट्स मिली। तीसरे कैंडिडेट को 25 सीट्स मिली। कौन विनर होगा? 40 वाला विनर होगा, क्योंकि इसको इनके कंपैरिजन में ज्यादा मिली है। तो इसको 50% से कम मिली है। 50% मतलब एक हाफ मार्क होता है। 50% से ज्यादा मतलब मेजोरिटी, 51%, 50 से कम मतलब माइनॉरिटी। इसको मेजोरिटी वोट्स नहीं मिली हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा मिली है ना। अब मान के चलिए यहाँ पे एक और कैंडिडेट होता, या दो और कैंडिडेट होते, 5 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट होते, उसके परस्पेक्टिव में ये आदमी कैसा परफॉर्म करा डिपेंड करता। हो सकता है इसके पास 20 सीट्स ही, 20% ही सीट्स हों, तब भी ये विनर हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो यहाँ पे पोस्ट है, मतलब पिलर लगा हुआ है, ये फिनिशिंग लाइन है। जो आदमी इसको क्रॉस करेगा, जैसा मर्जी परफॉर्मेंस हो, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी द विनर। डजेंट मैटर आप 20 सेकंड में रेस जीत रहे हो, 20 मिनट्स में देख जीत रहे हो, 5 सेकंड में जीत रहे हो, डजेंट मैटर दूसरे कंपैरिजन में कैसा कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आपको विनर डिक्लेयर किया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लैरिटी हो गया होगा, राइट। चलिए थोड़ा आगे देखें। ये रहा, देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो दिस मेथड डिवाइड्स द नेशन इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल ग्रुप्स, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, राइट। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। सी बात, अभी एक ही जगह से एक ही एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी। तो हुएवर रिसीव्स द मोर वोट इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। आपको मेजोरिटी लेने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी मतलब 50% क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भैया। आप 20 30% पे, जैसे ही फ्रांस में जो मिस्टर मैक्रोन है, उनको आई थिंक 26 या 27% ही मिली थी, लेकिन उनको फिर भी विनर डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि पड़ोसियों के कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ही सिक्योर्ड मोर वोट्स। तो आपको बेसिकली वो जो विनिंग पोस्ट होती है, जो बेसिकली फिनिशिंग लाइन होती है, वो कंप्लीट करनी होती है। तो इसके कई फायदे हैं। आपको देखने को तो ऐसा लग रहा है बड़ी अजीब सी बात है सर। अगर कोई आदमी 25% वोट लेके, अगर वो 100% लोगों को रूल कर रहा है, तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। मतलब 75% लोगों ने भैया आपको वोट किया नहीं, आपको सिर्फ 20% लोग ही सपोर्ट करते हैं सोसाइटी में, आपकी पॉपुलेशन। फिर भी आप पॉलिसी तो सबके लिए बनाओगे ना। इम्पैक्ट आपके जो डिसीजन होंगे वो सबको इम्पैक्ट करेंगे। तो कैसे आप उन 75% लोगों के इंटरेस्ट को इंश्योर करोगे जिन्होंने आपको वोट भी नहीं किया है? तो क्या उनके लिए आपके मन में ग्रजीज होंगे? क्या उनको आप टारगेट करोगे? देखिए, कर सकते हैं लोग, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। आपके मन से चीजें नहीं चलेंगी, एक किताब से चीजें चलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो वो किताब होती है। जुडिशरी यहाँ पे आपके एक्शंस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए है। सोसाइटी खुद आपके एक्शंस को बैलेंस एंड चेक करती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि भाई जिन 25 30% लोगों ने वोट दिया है सिर्फ इनका ही ध्यान रखो। डेमोक्रेसी मीन्स आप जीत गए, उसके बाद सब आपके लिए बराबर हैं। एक आदमी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 99 इंपॉर्टेंट है, राइट। ये होती है ट्रू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियनिज्म
कि बीच में बेसिकली बस एक हल्का सा धागे का फर्क होता है। आप डेमोक्रेसी के एक साइड में हो तो सबकी टेक केयर कर रहे हो, डेमोक्रेसी के दूसरी साइड में हो तो सिर्फ मेजोरिटी का टेक केयर कर रहे हो जिन्होंने आपको वोट दिया है। और वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाता है, जो कि एक डिक्टेटरशिप कह लीजिए, टिरानी कह लीजिए, फासिज्म कह लीजिए, जो मर्जी नाम आप उसको दे लीजिए। तो फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम एक्चुअली जब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत डिबेट्स हुई, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसी सिस्टम को क्यों कंटिन्यू रखा? कई सारे रीजन उसके हैं। पहली बात ने बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। वोट दो, आ जाओ, काउंटिंग हो जाएगी, विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे हमारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम दूसरा सिस्टम होता है, जो कि हम लोग प्रेसिडेंट के केस में करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम होता है। तो देश में यार उस समय बहुत जनता अनपढ़ थी, पढ़े लिखे तो थे नहीं, हमारा लिटरेसी लेवल कुछ खास था नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे थे उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, सिंपल मेथड डालते हैं, आम आदमी भी समझ सकता है, भैया ये कैंडिडेट है मेरा, ये इसकी फोटो लगी हुई है, ये इसकी पार्टी का निशान है, सिंबल है, इसके ऊपर मुझे वोट करनी है। इलेक्टर्स आर नॉट टोल्ड टू पिक फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू प्रायोरिटाइज इशू, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रायोरिटी मेरी पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, ऐसा नहीं होता। इसमें एक ही आदमी को प्रायोरिटी देनी रहती है, बस खत्म। इसमें ए प्लान बी प्लान सी नहीं होता, आसान है। दूसरी बात, लो कॉस्ट मेथड है। तीसरी बात, ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। चौथी बात, इंडिया में पहले से ही ये सिस्टम कुछ हद तक लागू था ही, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो लोग थोड़ा सा फेमिलियर थे भी इस चीज से। राइट। ये सब जो है, इसलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बात वही है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्मॉलर पार्टीज हैं, उनको अपनी जगह बनाने में बहुत समय लग जाता है, छोटी पार्टीज को। क्योंकि जो बड़ी पार्टीज होती है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ज्यादा वोटर्स को इन्फ्लुएंस भी नहीं करना है, 25 30 35% लोगों को इन्फ्लुएंस कर लो, आप जीत गए। और उनको इन्फ्लुएंस करने के जो साधन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो बड़ी पार्टीज के पास ज्यादा होते हैं। Furthermore, smaller parties are pushed to align with the national party goals, which defeats the purpose of the local self-government and the federalism. मजबूरी में उन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को सरवाइव करने के लिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइनमेंट करनी पड़ती है, अलायंस करनी पड़ती है, चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे आप गवर्नमेंट है, राइट। आप एक, पहले तो छोटी पार्टी थी जो शुरुआत में इसने शुरुआत की थी, अभी तो खैर नेशनल पार्टी हो गई है। बट आपका जो ओरिजिनेट हुई थी, जब आप, ये हुई थी एंटी कांग्रेस एजेंडा के ऊपर। चलिए उस समय अगर बीजेपी भी होती तो एंटी बीजेपी हो जाती, क्योंकि उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी उसके अगेंस्ट में दे केम इन द पावर। तो देयर आइडियोलॉजी, देयर होल कैंपेनिंग वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट। अभी राइट नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ इंडी अलायंस, राइट। हालांकि उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, फिर भी कुछ कॉमन कोज के लिए दे आर कमिंग टुगेदर। अब तो चलिए आप पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है, आपका ऐसा नेशनल पार्टी है, उनकी अलायंस कर रहे हैं, अलग बात है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी से अगेंस्ट में जाके उनको अलायंस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये इस सिस्टम का सबसे खराब चीज है। दिस कुड इंडिकेट दैट द विनिंग पार्टी और द कैंडिडेट डिड नॉट रिसीव अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। हाँ, सीधी सी बात है भाई, 25% वाला भी जीत सकता है। तो आप किस हक से बोलोगे कि भाई ज्यादातर लोग मुझे सपोर्ट करते? नहीं करते ना भाई, आपको 25% ही तो करते हैं। माइनॉरिटी वॉइस, भाई देखो डेमोक्रेसी का ये तो एक नुकसान सा है यहाँ पे। ठीक है, माइनॉरिटी वॉइस को नहीं सुना जाता, क्योंकि जीत जो आपको मिल रही है ना, वो आपको 25 30 40% लोगों से मिल रही है। तो किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी देश में, किसी सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या रिलीजियन ग्रुप, अगर वो सिर्फ 2 से 3% है, 1% है, मान लो आधा परसेंट है, तो कौन इसकी सुनेगा? क्योंकि इसकी वोट किसी को मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपको तो बाकी दूसरे ग्रुप पे फोकस करना है, जो आपको 25 30% का लाके वोट देंगे। तो इनकी वॉइस ना कई बार अननोटिस चली जाती है, और कम्युनल वायलेंस के चांसेस वगैरह के डिवीजन के यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं, कुछ इसके फायदे थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो वाला जो सिस्टम है, वो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शंस में हम लोग वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब बढ़े थोड़ा सा आगे, और अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे,
WHO डिफाइंस पैथोजेंस दैट ट्रांसमिट थ्रू एयर। यहाँ पे आप कोविड का एग्जांपल दे सकते हो। जो कोविड का वायरस था वो एक पैथोजन था। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पैथोजन कोई भी एक ऐसा एजेंट होता है जो आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद डिसीज आपको देगा, आप बीमार हो जाओगे। सिर्फ बॉडी में एंट्री करने के बाद ही नहीं, जबकि अपनी बॉडी से अगर वो बाहर है ना, तब भी आपको बीमारी दे सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा आपको एंट्री ही करेगा बॉडी में। तो ये पैथोजेंस बेसिकली होते हैं। तो पैथोजन को डिफाइन किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ कहता है पैथोजेंस दैट ट्रांसमिट थ्रू द एयर will be described by the term infectious respiratory particles और IRPs according to the WHO। ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्शियस हैं, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू एयर, दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स और पैथोजेंस। एयर के थ्रू जो है ये जाते हैं, एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, घूमते रहते हैं एयर में। जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है। आप देखिए जरा, कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लिविंग भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग मतलब समझ ही गए होंगे आप। ठीक है। पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, फंजाई और प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हो। जो नॉन लिविंग है, दे आर द वायरस एंड द प्रायोन्स। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पैथोजन जो समझे गए हो आप, जो बीमारी हमारी बॉडी में कर सकते हैं। ये यूजली तब तक बीमार आपको नहीं करते हैं जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये एकदम जैसे घात लगा के बैठे रहते हैं। जैसे ही शिकार आएगा, कमजोर होगा शिकार, छोटा होगा, उस पर अटैक कर देंगे। एक लायन जो है वो बड़े शेर पे शिकार नहीं करता, बड़े एलिफेंट को शिकार नहीं करता है। लेकिन जब कोई एलिफेंट बीमार रहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या फिर जो बेबी एलिफेंट होता है, उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है, क्योंकि वो उसकी वीकनेस है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और ये जो पैथोजेंस हैं कई तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। स्किन कांटेक्ट, फ्लूइड्स, एयरबोर्न, फीकस वगैरह वहाँ से कर सकते हैं। कितने टाइप के रहते हैं वायरस, हमने बहुत बार बात किया है वायरस के बारे में। तो वायरस इज मेड अप ऑफ पीस ऑफ जेनेटिक कोड सच एज डीएनए और आरएनए। ठीक है। और वायरस की बॉडी पे एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। और वायरस वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये आपकी बॉडी में एंट्री करते हैं, आपकी बॉडी मतलब होस्ट की बॉडी, ये होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। तो जब ये आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और रेप्लिकेट करना, प्रोड्यूस करना, ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो जब तक ये हमारी बॉडी से, होस्ट की बॉडी से बाहर होता है, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे नॉन लिविंग भी कहा जाता है। ठीक है। कई बार लोग, जब वायरल अटैक आपकी बॉडी पे होता है तो आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हो। वायरल फीवर वगैरह लोगों को होता है तो एंटीबायोटिक खाना शुरू, अरे वो वायरस की वजह से हुआ है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के केस में खाई जाती है। तो वायरस से आपको जो है कॉमन कोल्ड, फ्लू, ठंड वगैरह आपको लगती है, नाक बहने लगता है। ठीक है। चिकन पॉक्स, शिंजल्स, मेजल्स, हेपेटाइटिस A B C D, येलो फीवर, डेंगू, HIV, एड्स, ये सब वायरस से होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक खाने का कोई फायदा नहीं है। बैक्टीरिया वाले में आप एंटीबायोटिक खा सकते हो। बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है। वो हालांकि सारे बैक्टीरिया नुकसान नहीं करते हैं। बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे गट में होते हैं, लीवर में होते हैं, आपके स्टमक में होते हैं। बड़े बेनिफिशियल वो रहते हैं। और हाँ, लेकिन जो खराब वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वायरस की अटैक की वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो बैक्टीरिया भी आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। और बैक्टीरिया के केस में जो है हम लोग यूजली एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं। ठीक है। ई कोलाई इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग आपको जब होती है, ठीक है, उसके अलावा लिम डाइसीज, ट्यूबरकुलोसिस, TB, यहाँ सबसे आपके बैक्टीरिया के रिगार्डिंग होते हैं। फंजाई, आपने बहुत बार फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं हम लोग, देखा ही होगा। हर जगह पाई जाती है। इंडोर, आउटडोर, ह्यूमन स्किन, हर जगह पे हो सकता है। इन्फेक्शन होता है, आउटग्रो करता है। और बड़ा मुश्किल होता है फंजाई को मारना, क्योंकि इसके लिए ऐसा कोई दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बनी होती नहीं है। लेकिन ठीक है। चलिए, उसके अलावा पैरासाइट। पैरासाइट मतलब ये होता है कि जो इसके खुद के पास सरवाइव करने की कोई खास पावर नहीं होती है, वो किसी और की वजह से सरवाइव करता है। जैसे मान के चलिए किसी के सर में जुएं हो जाती हैं, है ना, लाइसिस हो जाती हैं, टिक्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये जुएं आपकी बॉडी पे रहती हैं, आपके सर में रहती हैं,
और आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन कंज्यूम करती हैं। जैसे जोंक होती है, वो चिपक जाती है, आपके ब्लड को सक करती रहती है ना। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रही है, उसका सर्वाइवल। तो वो एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन, शेल्टर लेता है और सरवाइव करता है। ये आपकी बॉडी बॉडी के अंदर अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। जैसे लाइसिस का मैंने एग्जांपल दिया, कई बार जो कुत्ते होते हैं, लाइव स्टॉक्स होती हैं, उनके कान के अंदर वहाँ कुछ टिक्स लगे होते हैं, जिससे कीड़े वगैरह आप बोल सकते हैं, कुछ और बोलते होंगे आपकी लैंग्वेज में, टिक्स बोलते हैं। ठीक है। वो उनकी बॉडी से लगातार न्यूट्रिशन वगैरह कंज्यूम करते रहते हैं। कुत्तों वगैरह आपने देखा होगा, कान के आसपास, बॉडी के नीचे वो लगे रहते हैं, वो देखो पैरासाइट ही होते हैं बेसिकली वो। तो ये बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, हमारे लीवर्स में हो सकते हैं, गट्स में हो सकते हैं, और आपके बाहर भी रह सकते हैं। जो बाहर रहते हैं उसे हम लोग एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो अंदर होते हैं उसे एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो मलेरिया वगैरह भी बेसिक इन्हीं से फैलता है। जो मस्कीटो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये पैरासाइट रहते हैं, तो जब हमें काटते हैं मस्कीटोज तो हमारी बॉडी में एंट्री हो जाती है उनकी, उस वजह से होता है। मच्छर काटने से मलेरिया नहीं फैलता है। मच्छर के अंदर, मच्छर तो एक वेक्टर है, मच्छर सिर्फ उसको ट्रांसमिट करने का एक जरिया है बेसिकली। मच्छर के अंदर रहता है वो पैरासाइट जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है। यहाँ से 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, दैट बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। ये आपको बताना है, मतलब यही कहना चाहता है भैया लैब के अंदर कौन सा ग्रो किया जा सकता है, बेसिकली बेसिकली मोटे मोटे तौर पे। ठीक है। चलिए। इंडिया वोट से तो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू कवर इज दिस वन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हुआ है भैया इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा बिरला अंबानी टाइप्स की। ठीक है, हालांकि पूरी तरह प्राइवेट नहीं है ये, पर गवर्नमेंट तो नहीं है ना। प्राइवेट इसलिए है क्योंकि हम, मेरा भी शेयर इसके अंदर है, आपका शेयर भी है, हम तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए इसको आप प्राइवेट कह सकते हो। गवर्नमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट तो वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग होती हैं। तो इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर काफी कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका एक सीधा सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि देखिए, प्राइवेट आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्योंकि इसको फ्यूचर में रिटर्न चाहिए। यही तो पर्पज है ना इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पे कोई डोनेशन थोड़ी दे रहे हो आप इसीलिए करते हो इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप फ्यूचर में एटलीस्ट कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। और रिटर्न्स आप तभी एक्सपेक्ट करते हो जब आपको एक भरोसा हो अपनी इकोनॉमी के कि आने वाले समय में वो ग्रो करेगी, तब करोगे। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम क्यों हो रही है? तो दिस इज ऑन अ स्टेडी डिक्लाइन फ्रॉम 2001 11 12। 2011-12 से पहले इंडिया में ठीक ठाक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था। इसका जो पीक आया था वो 2007-2008 में आया था। उसके बाद से लगातार वो आपको कम होती नजर आएगी। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म का यूज किया गया है इन्होंने, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। ये ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंड फॉर्मेशन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब जो, जैसे मशीनें हो गई, ये एक फिक्स्ड एसेट है। आपकी बिल्डिंग्स हो गई, फिक्स्ड एसेट है। आपकी लैंड हो गई, फिक्स्ड एसेट है। तो किसी इकोनॉमी के अंदर जितने ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, वो इकोनॉमी उतना ही बेटर परफॉर्म करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, ये यूज किए जाते हैं बाय वर्कर्स टू प्रोड्यूस समथिंग। मशीनें आएंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये इसलिए फिक्स्ड एसेट किसी भी देश में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, पोर्ट्स बना रहे हो आप लोग, मशीनें खरीद रहे हो, फैक्ट्रियां ओपन कर रहे हो, यही तो चीजें हैं जो किसी इकोनॉमी को लगातार बूस्ट अप करती हैं। लेकिन यहाँ पे सारे का सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड होना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बिना काम नहीं चलने वाला है।
तो प्राइवेट सेक्टर का इंडिया में क्या सिनेरियो रहा है, क्या ट्रेंड रहा है इन्वेस्टमेंट को, इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए, इन इंडिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिगेन टू पिक अप सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1980s एंड देन आफ्टर 1990s। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए इंडिया में, एलपीजी रिफॉर्म हुए, उसके बाद इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले दिस वाज ओनली 3% 4% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी, इतना ही था। बाद में 1980s के बाद इट वाज अराउंड 10%, क्योंकि 1980s में हम लोगों ने रिफॉर्म किए थे। 2007 8 तक आते आते ये हमारे जीडीपी का 27% हो गया था, और 21-22 में दिस इज 19.6%। मतलब ये 27 से घट के 19.6 पे चला गया है पिछले 10-12 सालों में, 13 सालों में, 15 सालों में मान के चलिए। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है कम। अब सवाल वही है बार बार कि क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। एक जनरल टर्म में, क्रूड टर्म में अगर आपको बात करूं, जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं प्राइवेट कंजम्पशन करता हूं, मैं जूते खरीदता हूं, ये मेरा प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। अब साल में पहले मैं ना 10 जोड़ी जूते खरीदता था, मान लो 5, मान लो, चलो 10 तो ज्यादा हो जाता है, 5 भी नहीं करता वैसे, मैं तो एक भी नहीं करता हूँ। 5 जोड़ी जूते खरीदता था, और आज मैं सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीदता हूँ। तो पहले जब मैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर ज्यादा करता था, तो ये पैसे किसके पास जाएंगे? जूते फैक्ट्री के, कंपनी के पास जाएंगे। उनको पता है मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो वो और ज्यादा जूते प्रोड्यूस करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, कैपिटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़िया करेगी। अब क्योंकि मैं सिर्फ एक ही जूता खरीद रहा हूँ, उस कंपनी को अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो ये जो सफिशियंट डिमांड होती है मार्केट में, आउटपुट बढ़ाती है। सफिशियंट डिमांड अगर मार्केट में है तो ये फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स को बढ़ाती हैं। लेकिन देश में पिछले कुछ सालों में ये जो प्राइवेट कंजप्शन था, वो ड्रॉप हुआ है, जिस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हुआ है। अब ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर इसी तरह से फॉलो किया जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ऑलमोस्ट और सही भी है। तो अगर आप एक चीज देखोगे ना, वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग खर्चा बहुत करते हैं, हर चीज क्रेडिट पे लेते हैं। कोई चीज पसंद आई, चलो क्रेडिट कार्ड पे खरीद लिया। कंजप्शन बहुत है वहां पे, लोगों का हर चीज में कंजप्शन है। और उनका ये कहना है कि वहां की गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है लोगों को कंजप्शन करने के लिए। खर्चा करो भाई, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि तभी इकोनॉमी चलेगा, तभी प्रोडक्शन होगा। वहां पे ये सिस्टम लागू होता। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप देखें, 2011-12 के बाद प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। खर्चे कर रहे हैं लोग, फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इंडिया में कभी कभी ये इनवर्स रिलेशन भी देखने को मिल रहा है आपको, बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रही है क्योंकि लोग खर्चा करने के बजाय सेविंग पे फोकस कर रहे हैं। सेविंग कर रहे हैं, अपने बैंक में पैसा डाल दिया, बुरा वक्त में काम आएगा। अब ये सेविंग वाला जो पैसा, ये भी तो बैंक में गया है ना। और बैंक का मेन पर्पज क्या होता है? लैंड करना। तो बैंक के पास जब पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो वो कम इंटरेस्ट पे भी पैसा लैंड कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो जाता है ठीक ठाक। अगर कम इंटरेस्ट पे करोगे तभी प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास खूब सारा पैसा है। तो ये लैंड किसको करती हैं? या तो इंडिविजुअल्स को किया जाता है, या फिर टाटा बिरला अंबानी अडानी को किया जाता है। तो टाटा बिरला अंबानी अंडानी अगर ये खरीद रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वहां से बोरो कर रहे हैं पैसा बैंक से, तो वो भी तो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे ना। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल कंजम्पशन कम है, तो वो ज्यादातर एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं रादर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो ये जो रिलेशन है ना, वो देखो डिपेंड करता है। ऐसा एक इकोनॉमी जो है ना, वो साइंस नहीं है। कई बार आप इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते ना, कई बार ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इसी आर्टिकल के अंदर है। एक तरफ वो कह रहा है प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाओ, डिमांड बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया के केस में प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, राइट, फिर भी हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है।
इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इकोनॉमी एक सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। ये कोई हार्ड कोर साइंस नहीं है कि एक 2+2 अमेरिका में भी 4 होगा, इंडिया में भी 4 होगा। ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी आपके बिहेवियर, आपके कल्चर, आपके लोकल प्रैक्टिसेस, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इंडिया में सिनेरियोज थोड़े अलग रहते हैं, अमेरिका में, यूरोप में थोड़े अलग रहते हैं, चाइना में बिल्कुल अलग है, नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल अलग है, जापान में तो बिल्कुल ही अलग चलता है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर और डिफरेंट सिस्टम होता है। सेम प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। सेम सॉल्यूशन हर जगह इक्वली अप्लाई नहीं होता है कंट्रीज के अंदर। तो इसीलिए इकोनॉमी एक सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा आजकल इसीलिए ना लोग बिहेवियरल इकोनॉमी की बात करने लगे हैं, पहले लोग बिहेवियरल इकोनॉमी की बात नहीं करते थे। चलो जी। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल लाइकली टू अफेक्ट 2024-2025 कॉफी क्रॉप। तो ऐसा बेसिकली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनसून अगर ठीक नहीं हुआ इंडिया में इस बार, जो कि होने के चांसेस हैं, नॉर्मल होगा, तो कॉफी की जो यील्ड था वो कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कॉफ़ी से वैसे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था, देखिए, आई थिंक, हाँ, 2019 का क्वेश्चन है ये। तो ये कॉफ़ी के बारे में ही था। ठीक है, चलिए जी। तो प्रोलोंग्ड ड्राई स्पेल, अच्छा, चलिए। प्रोलोंग्ड ड्राई स्पेल लाइकली टू अफेक्ट 2024-2025 कॉफी क्रॉप्स। कॉफी क्या है? मोर एक्सपेंसिव देन द टी। भैया सीधी सी बात है। लोग बोलते हुए ना, कॉफी पीने वाला अमीर आदमी है, चाहे तो गरीब आदमी 5 रुपए की पी रहा है। कॉफी 5 रुपए की नहीं आती है कहीं पे भी, है ना? तो कॉफी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। सदर्न इथोपिया वहां की नेटिव है। उसके अलावा इट कंटेन्स कैफीन एज अ स्टिमुलेंट्स। कई बार कॉफी पीने से आपको एकदम ताजगी महसूस होती है, आपका दिमाग थोड़ा खुल जाता है, आपकी नींद खुल जाती है, थोड़ी कंसंट्रेशन बेटर हो जाती है ना? तो उसके अंदर कैफीन होता है, वो उसकी वजह से वो सब आपको नजर आता है। द 18th century फर्स्ट प्लांटेशन कल्टीवेशन स्टार्टेड इन द डच ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि नेदरलैंड के अंदर बनी थी, उसने पहले कॉफ़ी प्लांटेशन लार्ज स्केल पे शुरू किया था। और आज के टाइम पे अगर आप देखें, जमाइका, अरेबिया, जावा कॉफ़ी, ब्राज़ील, ठीक है, ये सब, इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप। ठीक ठाक प्रोड्यूस करते हैं हम लोग भी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की 3 वैरायटी जनरली पाई जाती हैं, जिसमें से अरेबिका और रोबस्ता, ये सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पे आती है लिबेरिका। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इन द वर्ल्ड ट्रेड इज रोबस अरेबिका। ये अरेबिका है, अरेबिका, नाम कितना बढ़िया है इसका। फाइनेस्ट कॉफी है फ्लेवर के लिए, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोचा एंड द लास्ट लीस्ट हार्डी। रोबस्ता जो है वेस्ट अफ्रीकन वैरायटी है, हार्डी होती है लेकिन थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में पुअर क्वालिटी होती है, डिसीज रेजिस्टेंट होती है, बीमारी वगैरह ज़्यादा नहीं आती है। लिबेरिका जो है ये भी हार्ड डिसीज रेजिस्टेंट होती है। इंडिजिनस टू लाइबेरिया है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ पे लोलैंड्स वगैरह में इसको जो है उगाया जाता है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा इसकी वैरायटी के बारे में हो गया। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में देखिए, कहाँ कहाँ पे कॉफ़ी हम लोग बेसिकली ग्रो कर रहे हैं, इन स्टेट्स के अंदर ग्रो कर रहे हैं। इवन मेघालय में भी, आसाम में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत कॉफ़ी होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया ग्रो, हाँ, कॉफ़ी, तो यहाँ पे सबका नाम आएगा। तो आप ना ऐसे कर्नाटका कर्नाटका का नाम मत लिखना वहाँ पे अकेले। हाँ, कर्नाटका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, कर्नाटका प्रोड्यूसेस 70% ऑफ टोटल इंडियाज आउटपुट, बट 30% तो बाकी स्टेट्स भी करते हैं। ध्यान रखना आपने। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर हम लोग रोबस्ता और अरेबिका ज़्यादा करते हैं, तो अच्छी क्वालिटी जो है इंडिया में होती है। क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग होती हैं, इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। 15 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 150 to 250 रेनफॉल, अच्छा खासा रेनफॉल आपके इसके लिए चाहिए होता है। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल आपको इसके लिए चाहिए। लोमी सोयल में मतलब ये होता है जिसके अंदर सैंड, क्ले, सिल्ट सब एकदम बढ़िया परसेंटेज में मिक्स होता है, और कंटेनिंग अ गुड डील ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस अच्छा खासा होना चाहिए, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम वगैरह कॉफी के लिए बेटर रहते हैं। शेडी ट्रीज चाहिए इसको, मतलब ये बहुत डायरेक्टली सनलाइट में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हिल स्टॉप्स पे लगाया जाता है, जो 600 से लेकर 1600 मीटर की हाइट पे होते हैं। तो मतलब बहुत ठंडी जगह पे और बहुत गर्म जगह पे ये नहीं होता है। तो 15 से 25, 30, 25, 26, 27, 28 टेम्परेचर तक ये आप इसे ग्रो कर सकते हो। तो इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके अंदर आप मणिपुर, मेघालय, आसाम, हिमाचल का नाम भी दोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलिए जी।
लोन वुल्फ अटैक के बारे में आज का आर्टिकल है ये। और लोन वुल्फ अटैक बेसिकली होता क्या है? जब एक अकेला आदमी किसी भीड़ के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, उन वायलेंट अटैक कर देता है उनको मारने के इरादे से या उनको हार्म पहुंचाने के पर्पज से, दैट इज अ लोन वुल्फ अटैक। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, जो कि काफ़ी सेफ कंट्री मानी जाती है, अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में, और मल्टी एथनिक सोसाइटी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं अपना सिक्योरिटी। और वहाँ पे दो लोन वुल्फ अटैक अभी देखने को मिले हैं रिसेंटली, जो कि पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा एक शॉकिंग है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना, जो दो अटैकर्स थे ना ऑस्ट्रेलिया में, दोनों अटैकर्स ही पुलिस के रडार पे थे। एक तो बच्चा था 16 साल का। दोनों ही रडार पे होने के बावजूद भी अटैक हो गया कैसे? क्योंकि देखिए ना, पुलिस के पास ना यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। पुलिस ना थोड़ा सा डिलेमा में रहती है। तो एक आदमी अगर रडार पे है, आप उसको जेल में तो नहीं डाल सकते ये कह के, अरे तुम तो फ्यूचर में जो है लोन वुल्फ अटैक करोगे, तुम तो फ्यूचर में लोगों को मारोगे। हमें थोड़ी पता होता उस टाइम पे कैसा होगा। राइट, ये तो बाद की बातें होती हैं। तो इसीलिए पुलिस इस तरह के पोटेंशियल क्रिमिनल्स को जेल में नहीं डाल सकती, बिकॉज दैट कैन बी अ ह्यूमन राइट वायलेशन ऑल्सो। ठीक है, चलो। अब इसको लेकर ना कई सारी थ्योरीज देखी गई हैं दुनिया भर में, जहां जहां लोन वुल्फ अटैक हुए हैं उनको स्टडी करने के बाद एक बात पता चली है कि जो लोन वुल्फ टेररिस्ट है ना, ज्यादातर केसेस में इनको जो है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है बचपन से। उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा ही रहता है। अब कई बार पेरेंट्स को पता भी होता है, कई बार पेरेंट्स को नहीं भी पता होता। इवन अगर पेरेंट्स अवेयर भी होते हैं अपने बच्चे के उस बिहेवियर से, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि उनकी रेपुटेशन समाज में खराब हो जाएगी, या उनको लगता है कि धीरे धीरे वो जो बच्चा है ना, अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी जैसे वो बड़ा होगा। तो रूट कोज वहां से नजर आता है। उसके बाद जो सेकंड रीजन नजर आता है वो है सेंस ऑफ इनजस्टिस। लोन वुल्फ अटैक जिन्होंने भी किया, उनको लगता है कि उनकी जो ग्रुप है, उनका रिलीजन, कम्युनिटी, किसी भी तौर पे मान लीजिए, उसको इस साथ इंजस्टिस हुआ है। तो इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेता है। और पुलिस के लिए आसान नहीं है लोन वुल्फ अटैक को एड्रेस करना, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। ये किसी लोन वुल्फ वाले जो हैं किसी टेररिस्ट ग्रुप से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, इनको कोई फंडिंग नहीं करता है। इसीलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा इनको मॉनिटर किया जाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो पुलिस एजेंसीज आर ऑफन क्लूलेस ऑन हैंडलिंग द पर्सन। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट विल नॉट इंटरवीन अनलेस द सस्पेक्ट हैड इंडल्ज इन अ वायलेंस। हो सकता है सरकार को किसी के ऊपर शक हो, पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, लेकिन जब तक वो एक्चुअली क्राइम कमिट नहीं करता तब तक आप उसको नहीं पकड़ सकते। क्योंकि अगर तब ऐसे लोगों को उठाने लगोगे भैया मार्केट से, फिर तो ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए पॉलिसी ज्यादातर केस में वेट एंड वॉच की पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, और चीजें जो है फिर बाद में खराब हो जाती हैं। इंडिया के केस की अगर बात करें, इंडिया में बहुत ज्यादा लोन वुल्फ अटैकों को खास देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्री में आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हो। ओस्लो में हुआ था, नॉर्वे के अंदर, कितने सारे 50+ लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क में हुआ था, वो भीड़ के ऊपर ही ट्रक चढ़ा दिया था। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में अटैक हुआ, न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था चर्च के अंदर। तो ये सब आपको इस तरह के लोन वुल्फ अटैक वहां पे काफी देखने को मिलते हैं। इंडिया में इसके इंसिडेंट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, एक तो इंडिया में हैंडल इट इज हर्डल टू प्रोक्योर आर्म्स। इंडिया में देखिए चाकू वाकू तो ठीक है, लेकिन आपको गन्स अरेंज करना इन चीज़ों के लिए, वेपन्स वगैरह क्रिएट, वो आपके इंडिया में आसान नहीं है। तो एक तो ये बेनिफिट इंडिया को हो सकता है। इंडियाज मुस्लिम अपोजिशन टू द आईसिस रेडिकल आइडियोलॉजी। इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दिया गया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत सारी जो है वो माइनॉरिटी ओरिएंटेड रहती हैं। तो इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट इज क्वाइट इंटीग्रेटेड। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, या फिर सोसाइटी का एक जो स्ट्रक्चर है इंडिया में वो भी ऐसा ही है। यहाँ पे मुस्लिम्स को मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, या माइनॉरिटीज को मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर नहीं माना जाता। पॉलिटिकल में आप देख ले, पूरा रिप्रेजेंटेशन वगैरह रहता है। तो इसीलिए इंडिया के मुस्लिम्स इस्लामिक स्टेट की रेडिकल आइडियोलॉजी को 99.9% केस में अपोज करते हैं। तो ये जो 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 इंटीग्रेटेड कल्चर है, जो एक्सेप्टेंस का कल्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जुडिशरी है,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इन सब की वजह से हमारे यहाँ पे इस तरह का आइसोलेशन फील नहीं होता है जैसा विदेशों में होता है। किसी ग्रुप का भी मान लीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का मान के चलिए। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। ठीक है। काउंटर टेररिज्म मेजर सरकार ने बार बार लिए हैं, 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद हम लोगों ने लिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ठीक ठाक काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम होते हैं तो इंडिया में हो नहीं सकते। अगर इंडिया में होने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो रिस्क की अगर आप बात करते हो ना, तो रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो अगर हजार्ड इज समथिंग जो आपको डैमेज कर सकता है, तो ये जो टेररिस्ट अटैक है वो एक हजार्ड है। और अगर आप जितने ज्यादा वल्नरेबल होगे उतना ही ज्यादा आपको रिस्क होगा। तो रिस्क कम करने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी, जुडिशरी, अवेयरनेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सब हमारी कैपेसिटी बढ़ाता है। कैपेसिटी बढ़ेगी तो रिस्क भी कम होगा। वल्नरेबिलिटी जितनी बढ़ेगी रिस्क ज्यादा होगा। तो इंडिया इज क्वाइट वल्नरेबल टू द रिस्क ऑफ लोन वुल्फ अटैक। जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का फेलियर बहुत बार आपको देखने को मिलता है। 26/11 अटैक उसी वजह से हुआ था, पुलवामा अटैक एंड ऑल दैट। एक तो इंडिया में ना हमारे पास मैन पावर कम है, रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और टारगेट बहुत ईजी है यहाँ पे मिलना। इंडिया में भर भर के लोग हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर पेरिस के अंदर अगर 10 लोग मर रहे हैं लोन वुल्फ अटैक से, इंडिया में तो 1000 लोग मर जाएंगे अगर ऐसे होने लगेगा तो इसलिए बहुत वल्नरेबल है हम लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, खासकर कुछ एरियाज में। तो राइज ऑफ सोशल मीडिया, तो वो जो जहर है, हेट्रेड है, उस तरह के वायलेंट जो आइडियाज हैं उसको फैलाना समाज में अब ज़्यादा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ द मास मीडिया एंड द सोशल मीडिया। और आप देखते ही हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कितनी भड़काऊ चीज़ें और कितने हेटेड वाले मैसेजेस लोग स्प्रेड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़िए कभी, गालियां चल रही हैं कमेंट्स में एक दूसरे को लेके। तो ये जहर ही तो भर रहा है समाज में। एंड द राइज ऑफ द कम्युनल वायलेंस इंटॉलरेंस, ठीक है, ये सब की वजह से इंडिया इज क्वाइट वल्नरेबल। तो क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं? सर्विलियंस बढ़ाने की जरूरत है, डी रेडिकलाइजेशन करिए, बिग डेटा एनालिसिस कर सकते हो, लोग क्या इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह पे वो सब देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। एनजीओज वगैरह को इंक्लूड करिए आप लोग, रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनके द्वारा मैसेज फैलाइए समाज में, प्यार मोहब्बत का, हारमनी मैसेज, पीस ऑफ लव है ना, वो सब करवाइए आप लोग। लीगल रिफॉर्म्स हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। जो कानून के अंदर लूप होल्स हैं, अब कई बार टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं इंडिया में, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कानून का लूप होल लेके ये लोग बेल ले लेते हैं या छूट जाते हैं, जो भी है। तो वो थोड़ा सा लीगल रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक। यूटिलाइजिंग द इनोवेशन इंटरसेक्शन लाइक द नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन फोकस, तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग देख सकते हैं। वो सब करेंगे अगर हम लोग, ठीक है। और बात वही है ना, रूट कोज के ऊपर आप फोकस करिए। रूट कोज वही है, पोवर्टी, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, कम्युनल टेंशन्स जो होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस और अदरवाइज ऑल्सो, उनको थोड़ा सा अगर हम लोग एड्रेस करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अब देखिए चीज़ें खराब नहीं है, ऐसी बात नहीं इंडिया में लोन वुल्फ अटैक के केसेस में, बट चीज़ें और ना बिगड़ें फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।